हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस के बारे में। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जहां पे मैंने कंट्रोलिंग के इंट्रोडक्शन, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस, फीचर, लिमिटेशन और रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग समझाया है, पढ़ाया है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके उस वीडियो को भी देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा, तो आज बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस के बारे में कि सर कंट्रोलिंग के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, बट कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस है सर, कैसे करते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, आपने हमको बता दिया कि कंट्रोलिंग में एरर्स को चेक करते हैं। ठीक है, आपने हमको बता दिया डेविएशन को मिनिमाइज करने की बात होती है। ठीक है, आपने हमको बता दिया स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करते हैं। एंड ठीक है, आपने हमको बता दिया कि कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग शुरू हो जाती है। बट ये सब होगा कैसे सर जी, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो भैया आपका स्वागत है क्लास में। एंड चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास को। सबसे पहला हम समझते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस के सारे स्टेप्स को एक एग्जांपल के जरिए से। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट कर लेने हैं। प्लान जब आप बनाते हो ना तो स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा डोसा बनाना है। जैसे पिछली वाली वीडियो में एग्जांपल दिया था डोसे का, तो मुझे किस तरीके का डोसा बनाना है यह आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कंट्रोलिंग के अंदर। तो सबसे पहला आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो अब मैं इसको बताता हूं आपको एक एग्जांपल देके कि एक बच्चे ने स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे लाने हैं 95% इन माय बोर्ड्स एग्जाम। तो ये बच्चे का क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो 95% बोर्ड्स में लाने के लिए बच्चे ने सोचा कि यार क्या करते हैं ना, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं नंबर ऑफ आवर्स का कि कितने घंटे अपन पढ़ाई करेंगे। तो बच्चे ने सोचा ना कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। ठीक है, रोज 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा, ऐसा उस बच्चे ने सोचा। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड क्या हो गया, 10 आवर्स का स्टैंडर्ड हो गया। अब बच्चे ने एक दिन जब किताब खोल के बैठा, कॉमर्स अड्डा पे वीडियोस देखना शुरू की, तो देखते देखते उसको पता चला कि भैया जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई। तो उसने मेजरमेंट करना शुरू किया कि मैंने 1 से 2 पढ़ा, मैंने 3 से 4 पढ़ा, मैंने 5 से 6 पढ़ा, करते 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 मैंने 6 घंटा पढ़ाई की। तो उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया कि उसने 6 घंटे पढ़ाई की है। अब उसको क्या करना है, उसको कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस का किससे, स्टैंडर्ड से। तो उसको पता चला कि भैया स्टैंडर्ड था मेरा 10 घंटे पढ़ाई करने का, सोचा मैंने 6 घंटे, मैंने सोचा था 10 घंटे पढ़ाई करा कि भाई मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैंने की है 6 घंटे पढ़ाई। तो भैया ये हो गया कंपैरिजन। अब कितने का डेविएशन आया, मुझे 4 घंटे का डेविएशन आया कि भाई मैंने 4 घंटे कम पढ़ाई की है। डेविएशन को 4 मतलब अगर मैं कहूं कि डेविएशन को मेजर किया तो पता लगा कि भैया 4 घंटे का डेविएशन आ रहा है। अब मुझे देखना है कि डेविएशन कैसे हुआ, क्यों हुआ डेविएशन। तो मुझे पता चला, उस बच्चे को पता चला कि यार मैंने टीवी ज्यादा देखी, मैंने फोन ज्यादा चलाया, मैंने फोन पे इंस्टाग्राम की रील्स बहुत ज्यादा देखी, एंड घर पे कुछ गेस्ट भी आ गए थे तो मम्मी ने खाना पानी थोड़ा सा मंगा लिया था। ठीक है, तो डेविएशंस को एनालाइज भी कर लिया उस बच्चे ने कि क्यों हुई वो डेविएशंस, वो कमियां क्यों हुई कि मैं सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ाई कर पाया, बाकी के 4 घंटे में क्या करते रह गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब बच्चे को जब सब कुछ पता लग गया कि डेविएशन भी हुई और डेविएशन क्यों हुई, अब बच्चे को क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है कि भैया मैं इन गलतियों को सुधारूंगा। अगर कोई गेस्ट आता है तो उससे सिर्फ 10 मिनट बात करूंगा, मैं रील बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो बच्चे ने क्या कर दिया, अपने डेविएशंस को कम कर दिया, यानी कि करेक्टिव एक्शन ले लिया, है ना, करेक्टिव एक्शन ले लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, पांचों के 5 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना कि आपने क्या काम किया, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, जैसे मैंने यहां पे कंपेयर किया हुआ है माइनस करके, फिर डेविएशन आएगी ही, कमी कोई ना कोई आएगी ही, तो कमी को देखना कि कमी क्यों आई, और कमी क्यों आई इसको दूर कर देना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन में। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं डिटेल में स्टैंडर्ड्स को। और मैंने सबसे पहले क्या बताया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं एंड स्टैंडर्ड्स कितने तरीके के आप सेट कर सकते हो। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था कि स्टैंडर्ड्स होते हैं 2 तरीके के, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको आप शो कर सको फिगर्स में, है ना, विच कैन बी शोन इन द फिगर्स, जैसे कि 10 यूनिट 100 रुपए,
ये आप शो कर पा रहे हो क्योंकि ये मेजरेबल है, इनको आप मेजर कर सकते हो। 10 यूनिट बेचूंगा 100 रुपए कमाऊंगा, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ऐसे आप मेजर कर सकते हो। बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ह्यूमन फीलिंग्स जैसे कि मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज या मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, इनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, इनको आप फिगर्स में शो नहीं कर सकते हो। एंड एक बात कंट्रोलिंग की लिमिटेशन में बताया भी था कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तो सेट हो जाएंगे बट डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। चलो फिर भी हमें पढ़ना था स्टैंडर्ड के टाइप, तो वो होते हैं दो तरीके के। क्वांटिटेटिव जहां पे आप फिगर्स के टर्म्स, फिगर की हेल्प से आप ये तय करते हो कि क्या करना है, और क्वालिटेटिव जहां पे आप फीलिंग्स की हेल्प से तय करते हो कि कितना मोरल हुआ, कितनी मोटिवेशन आई, कितनी परेशानी आई काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके स्टैंडर्ड्स। फिर बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स बनाते कैसे हैं सर, भाई ये भी तो समझना पड़ेगा ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप किसी कंपनी के मैनेजर होते, आपको ये स्टैंडर्ड बनाने पड़ते, तो आपको समझना पड़ेगा दो तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब सर ये बनते कैसे हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स एंड स्टॉक एटसेट्रा। देखो आज मैं ना 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ये क्या है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है, प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है। आज मेरी टीम 500 यूनिट सेल कर देगी, यानी कि बेच देगी। तो ये क्या हो रहा है, ये फिगर्स में मेजर कर रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितना 500 यूनिट, कितना 1000 यूनिट, ठीक है। अब आते हैं क्वालिटी पे। क्वालिटी के स्टैंडर्ड कैसे होते हैं कि जो आज मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूं वो बिल्कुल A1 क्वालिटी का बनाऊंगा, एकदम फाइन प्रोडक्ट, 100% प्योरिटी का प्रोडक्ट बनाऊंगा, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स कि भैया जो मैं मटेरियल दे रहा हूं, जो मटेरियल मेरे पास आ रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का हो, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। फिनिश्ड गुड बेस्ट क्वालिटी का बनाऊं, कस्टमर सर्विस जो दूं वो बेस्ट क्वालिटी की दूं, एम्प्लॉय का मोरल जो है वो 100% बढ़ा रहे, कभी कम ना होना पाए, ठीक है। ये हो जाती है क्वालिटी इन स्टैंडर्ड्स। फिर आता है टाइम स्टैंडर्ड, यानी कि एक काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। जैसे मैं कहूं कि भैया 10 घंटे, ठीक है, या फिर 4 घंटे, या फिर कह सकता हूं भाई 6 घंटे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम के स्टैंडर्ड, 10, 4, 6 कि कितने देर में मैं ये काम को खत्म करूंगा। और फिर आता है कॉस्ट स्टैंडर्ड, मैं कितना पैसा खर्च करूंगा एक काम को करने के लिए, लेबर में, यानी कि लेबर को कितना दूंगा, मटेरियल को कितना दूंगा, और अदर एक्सपेंसेस में कितना पैसा दूंगा। तो ये आ जाते हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड। जैसे लेबर को मैं दूंगा 300 रुपए हर दिन का, मैं मटेरियल में लगाऊंगा 400 रुपए हर दिन का, मैं इक्विपमेंट में लगाऊंगा 500 रुपए हर दिन का, अदर खर्चों में लगाऊंगा 100 रुपए हर दिन का। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, अपने कॉस्ट के स्टैंडर्ड, टाइम का स्टैंडर्ड बताया मैंने, फिर रॉ मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, मेरे प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, कस्टमर सर्विस में कितनी अच्छी दे रहा हूं, और ये हो गया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और फिर आता है क्वांटिटी, यानी कि मैं कितना बेचूंगा, कितना बनाऊंगा, कितना स्टॉक में रखूंगा, ठीक है। तो ये 4 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं। तो भैया ये तो हो गया स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स को सेट करते समय किन किन फैक्टर्स का खास ख्याल रखना चाहिए। तो सर बता दो किन किन फैक्टर्स का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला देखो, एक लड़की ने एक लड़के से कहा, या मान लो चलो लड़के ने कहा एक लड़की से कि मैं ना तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अब बेटा चांद तारे तो वो एक टॉफी आती थी, वही ला सकता है वो। चांद तारे सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, अगर प्लैनेट्स की बात करें तो तोड़ के नहीं ला सकता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो अटेनेबल नहीं है। कहने में अच्छा लग रहा है ना, जो आप बात कर रहे हैं वो कहने में अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है कि चांद तारे तोड़ लाएंगे। यानी कि स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जिनको आप अटेन कर सकें, जिनको आप अचीव कर सकें। तो स्टैंडर्ड शुड बी इजीली अटेनेबल। उसके बाद स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। मैं कहूं मुझे तुमसे मुझे ना इस बिजनेस को खड़ा करने में बहुत परेशानी आई, तो कितनी परेशानी आई, बहुत का क्या मतलब है, 1 आई 2 आई, मेजर कर सको, ऐसे स्टैंडर्ड रखने, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करूंगा, भाई कितनी मेहनत करेगा, ठीक है, गधा तो है ना जो मेहनत करता रहेगा, कितनी मेहनत करेगा ये तो बता। तो स्टैंडर्ड हमेशा क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनको हम मेजर कर सकें। स्टैंडर्ड हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनको हम अचीव कर सकें, ठीक है। स्टैंडर्ड्स हमेशा फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि समय के हिसाब से हम उनमें चेंज ला सकें। हम जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे वैसे हम अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करते रहें। शुड बी सिंपल एंड क्लियर। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि हर इंसान को समझ में आए, इजिली अंडरस्टैंडेबल। हर इंसान को, हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को
हमारे जो स्टैंडर्ड है वो समझ में आने चाहिए। फिर बात करते हैं डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। अब स्टैंडर्ड सेट करते समय हम ये भी सेट करेंगे कि स्टैंडर्ड्स में कितनी कमी आएगी तो अपने को चलेगा, यानी कि कितनी कमी को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। नहीं समझे? दोबारा समझाता हूं। स्टैंडर्ड सेट करेंगे ना तो ये भी देखेंगे कि अगर अचीव नहीं हुआ तो कितने अचीव ना होने तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, यानी कि डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या है। डेविएशन आएगा, कमी रहेगी, लेकिन कितनी कमी तक चल जाएगी। जैसे मैं कहूं कि भैया मैंने 10 घंटे पढ़ाई करने की सोची है, लेकिन चलो 10 नहीं भी हो पाई तो कम से कम 8 तो हो ही जाए, तो मेरी जो लिमिटेशन है ना वो 2 घंटे की है। मिनिमम जो है 8 घंटे पढ़ाई करना, यानी मैं 2 घंटे बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं कहूं कि मैंने 10 घंटा सोचा है और मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूं, अभी ये तो बर्दाश्त के बाहर वाली बात हो जाएगी। यानी कि डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी आपको सेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड सेट करते समय। अच्छा, एक एग्जांपल दिया है। मान लो मैंने सोचा कि मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा और बनाया 1950 यूनिट। मान लो मैंने सोचा है कि मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा और बनाया है मैंने 1950 यूनिट, तो ठीक है, ये बर्दाश्त के अंदर है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के अंदर है, ठीक है, 50 ही यूनिट की कमी हुई ना, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, यहां पे पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ेंगे। नो कॉज ऑफ वरी इफ द प्रोडक्शन ऑफ 1950 यूनिट इंस्टेड ऑफ 2000 यूनिट इज अचीव्ड। कोई चिंता की बात नहीं है, अगर 1950 अचीव कर लिया है, 2000 अचीव करना था, 50 यूनिट का हम झेल सकते हैं मार्जिन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड सेट करते समय हमें ध्यान रखने चाहिए। तो भाई ये हमारा चल रहा था पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कितने तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड को सेट करना कैसे है, और मैंने आपको बताया कि किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है स्टैंडर्ड्स को सेट करते समय। तो ये 3 पेजेस एक पॉइंट को लेके मैंने आपको समझाए। अब बच्चा पार्टी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखूंगा कि जो मैंने काम किया है वो एक्चुअली में कितना अच्छा किया है, कितना चाहता था और कितना एक्चुअल मैंने किया है। तो चलो, सबसे पहले परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो ये बात आ गई कि भैया परफॉर्मेंस को हमें मेजर करना ही है एंड रिलायबल मैनर में करना है। ठीक है, मान लो ना किसी कंपनी का मालिक बहुत बिजी रहता है बेटा, तो उसके एम्प्लॉइज ये सब काम करते हैं। अब एम्प्लॉइज को भरोसेमंद काम करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने की। ठीक है, जैसे कि कोई एक्सपर्ट पर्सनली ऑब्जर्व कर सकता है कि हाँ भाई इस महीने ना टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो ये तो उसका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। वो सैंपल को चेक कर सकता है कि भाई ये शैम्पू बनाने वाली मेरी एक कंपनी है, अब शैम्पू की ट्यूब तो नहीं, लेकिन एक सैशे को उसने खोल के अपने बालों में लगा के देख लिया, नहा के देख लिया कि शैम्पू कैसा बना है। वो समझ जाएगा कि हाँ भाई सैंपल चेक। ठीक है, समझ जाएगा कि खराब बनाया अच्छा बनाया। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह भी चेक कर सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और, अगर मैं कहूं ना कि 1000 यूनिट दौड़ू, 1000 किलोमीटर, चलो 1000 ज्यादा हो गया, मैं कहूं कि मैं 50 किलोमीटर की रनिंग करूंगा, यानी कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है? किलोमीटर्स में है। स्टैंडर्ड क्या है? किलोमीटर्स में। तो जब मैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा हूं ना, तो भी मुझे किलोमीटर्स में करना पड़ेगा। मान लो मैं दौड़ा 15 किलोमीटर, तो ये भी मुझे किलोमीटर में ही बताना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस भी किलोमीटर में होनी चाहिए और स्टैंडर्ड भी, यानी कि जिस यूनिट को आप यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड में, उसी यूनिट से मेजर करना है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ठीक है, वही यहां पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। उसी यूनिट में मेजर करिए जिसमें स्टैंडर्ड को सेट किया था आपने। तो ये हो गया भैया आपका दूसरा स्टेप की मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के क्या टूल्स हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो देखो कि वो कितना पंक्चुअल है अपने काम पे, डेली काम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत छुट्टी तो नहीं ले रहा है, यानी कि एब्सेंटिज्म कहीं ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा सब कुछ देख सकते हो। इसके अलावा आप उसके काम की क्वालिटी को देख सकते हो कि भैया वो जो काम कर रहा है वो कितना अच्छा कर रहा है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे हिंदी में, कितना अच्छा कर रहा है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ऑब्जर्व्ड पर्सनल हैबिट्स, आप बंदे की पर्सनल हैबिट देख रहे हो कि भैया ये काम करता है 2 घंटा, आराम करता है 4 घंटा। ठीक है, तो ये उसकी पर्सनल हैबिट बड़ी खराब है। आप पर्सनल प्रेजेंटेशन, जैसे मैं कहूं कि तुमने कितना, मुझसे कोई कहे कि तुमने कितना पढ़ाया, तो मैं एक अपनी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और लोगों को बता दूंगा कि मैंने कितना पढ़ाया। ठीक है ना, तो मेरा भी आप जज कर सकते हो। इसके अलावा कैरी आउट अ क्लाइंट सर्वे, और आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक सर्वे भी कंडक्ट करा सकते हो।
तो ये सारे तरीके हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। यहां पे हमारा दूसरा पॉइंट खत्म होता है, जो कि था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करना है, जल्दी से गेस करो, दिमाग में लाओ आपने क्या करना है। स्टैंडर्ड सेट कर लिया, परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, अब बच्चा पार्टी क्या करेंगे, थर्ड कंपैरिजन, हम दोनों का करेंगे कंपैरिजन। ठीक है भैया, कंपैरिजन वाली बात उठ लेती है। अब ये जो कंपैरिजन है ना, जो हम स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में करने वाले हैं, ठीक है, इससे हमको पता क्या लगेगा, इससे हमको पता लगेगा कि क्या कमी रह गई, क्या डिफरेंसेस रह गए। ठीक है सर, ओके। और ये समझ लो ना कि हमेशा टारगेट पूरे नहीं होंगे बेटा, हर समय कुछ ना कुछ कमी रही जाएगी, ऑलमोस्ट नेवर मैचअप। ये जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, ये स्टैंडर्ड से कभी मैचअप नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि कमी हो लेकिन ज्यादा ना हो, कमी कंट्रोल में हो, है ना। अच्छा, ठीक है, और इसके लिए हर मैनेजर्स को देखना पड़ेगा। ये देखो यहां पे पर्पल करके रखा हुआ है मैंने पहले से, डेविएशंस आर नॉट बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंजेस, कि डेविएशन हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर 95 नहीं आए, 94 आ जाए, 93 आ जाए, 92, 91, 90 आ जाए, लेकिन कहो भैया 65% आए, तो ये बेटा बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल रेंजेस के बाहर हो जाएगा। मैनेजर्स को देखना पड़ेगा कि जो कमी हो रही है वो ज्यादा ना हो, थोड़ी बहुत हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो चलने देंगे इतना। ओके जी, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। बात करते हैं आगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डेविएशंस को एनालाइज करना है कि जो डेविएशन हुई है, जो कमियां हुई हैं, उनके बारे में हमें देखना है। सबसे पहला तो ये बता दूं कि ये आपका फोर्थ पॉइंट है ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले आपको देखना है कि जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए थे वो अटेन हुए या नहीं हुए, जो डेविएशन हमारे हैं वो एक्सेप्टेबल है, मतलब बर्दाश्त में है कि नहीं है, क्या हमारे जो स्टैंडर्ड थे वो सही थे, और अगर जरूरत है तो हम अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, नए स्टैंडर्ड्स भी बनाएंगे। तो ये हो गया आपका एनालाइजिंग डेविएशन। आप जब डेविएशन एनालाइज कर रहे होगे ना, तो देखोगे स्टैंडर्ड अचीव हुए कि नहीं हुए, डेविएशन हमारे सही थे कि नहीं थे, स्टैंडर्ड सही थे कि नहीं थे, और फिर स्टैंडर्ड को दोबारा बनाने की कोशिश करोगे अगर सही नहीं होंगे। ठीक है, एंड इसमें यह भी समझो कि यार हमें देखना पड़ेगा ना कि डेविएशन, पहले यह समझते हैं कि डेविएशन के कॉजेज क्या क्या हैं। ठीक है, डेविएशन हुई तो क्यों हुई, बेसिकली 4 रीजंस में इसको बांटा गया है। सबसे पहला ह्यूमन कॉज, कि बेटा इंसानों से ही कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं सर, इंसानों से गलती होती रहती है, तो ह्यूमन कॉज कि भैया इंसानों से कोई गलती हो गई, आपके एम्प्लॉय से कोई गलती हो गई। दूसरा आता है अनसर्टेन इवेंट, बेटा कोई ऐसी अनहोनी घट गई जिसके बारे में हमको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुए। जैसे कि स्ट्राइक, एम्प्लॉयज ने धरना प्रदर्शन दे दिया, हमारी मांगे पूरी करो, है ना, नहीं तो हम काम रोक देंगे, ऐसा कुछ हो जाए। लॉकआउट हो जाए कि भैया आपके प्रोडक्शन यूनिट पे, आपकी फैक्ट्री में ताला लग गया, या फिर शॉर्टेज हो जाए रॉ मटेरियल की, कि भैया आपका जो मान लो शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो कॉटन ही नहीं मिल रही है, तो कॉटन नहीं मिलेगी तो शर्ट कहां से बनेगी, यानी कि कुछ ऐसा अनसर्टेन इवेंट हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी हर्डल्स हो सकते हैं, जैसे कि मशीन चलते चलते खराब हो जाए तो ब्रेकिंग ऑफ मशीन्स, ठीक है, या रॉ मटेरियल की सप्लाई इररेगुलर है तो उससे भी कुछ अड़चने आ सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड्स ही गलत बनाए हों, कि भैया जो आपने एस्टीमेट लगाए थे, है ना, जो आपने एस्टीमेट लगाए थे प्रॉफिट के बारे में, सेल के बारे में और कॉस्ट के बारे में, वही रॉन्ग हो, वही गलत हो। ठीक है, वही जो है गलत हो जाए। तो बेसिकली डेविएशन के 4 रीजन हो सकते हैं। पहला, इंसान से गलती हो जाए, दूसरा कोई अनहोनी घट जाए यानी कि अनसर्टेन इवेंट हो जाए, तीसरा और भी कई तरीके की रुकावटें आ जाएं, जैसे मशीन का ब्रेकडाउन हो जाना, या फिर बिजली चली जाना, या फिर सप्लाई की में इररेगुलरिटी आ जाना, और चौथा है कि आपने स्टैंडर्ड्स ही गलत बनाए हो। ठीक है, तो बेटा अब समझते हैं डेविएशन कंट्रोल लिमिट्स। ये भी अभी हमारा चौथा पॉइंट ही चल रहा है, ठीक है ना, चौथा पॉइंट चल रहा है ये, और ये भी चौथे पॉइंट का ही हिस्सा है। फिर अपने लास्ट पॉइंट पे इसके बाद चलेंगे। अच्छा, तो अब चलो इसके बारे में मतलब डिस्कस करते हैं, कि मैं थोड़ा इसको थोड़ा आराम से पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ये टॉपिक ना, ये बच्चों ये टॉपिक इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि मैं परेशान हो गया हूं। ठीक है, देखते देखते इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड में और सीयूईटी में, भैया डेविएशन कंट्रोल लिमिट्स यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या एमबीई भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, पहले तो शॉर्ट फॉर्म के बारे में।
हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, अभी मतलब बाद में समझेंगे, पहले शॉर्ट फॉर्म समझ लो। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को बोलेंगे सीपीसी, या हम बोल सकते हैं की रिजल्ट एरिया, यानी कि KRAs। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम की रिजल्ट एरिया भी है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन को हम बोलते हैं, प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन को हम बोलते हैं PBE, या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE। तो ये समझ लो। अब पहले कौन सा समझना चाहोगे? चलो पहले ये समझाता हूं, प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन। देखो बात ये हो रही है कि एक मैनेजर को ना सबसे पहले उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो चीजें बहुत अच्छी हो गई हो या बहुत ही खराब हो गई हो, स्पेशली गुड या स्पेशली बैड। ठीक है, जैसे लड़का नलायक निकल गया तो बहुत ही नलायक निकल गया, अगर होशियार निकल गया तो बहुत ज्यादा ही होशियार निकल गया। तो दोनों में ही एक मैनेजर को देखना पड़ेगा कि भैया क्या है मसला। ये अगर कोई सिचुएशन है और वो स्पेशली गुड या स्पेशली बैड हो गई हो, यानी कि बहुत ही अच्छी हो गई या बहुत ही खराब हो गई, बहुत अच्छी हो गई तो भैया आगे भी अच्छा अच्छा होता रहे, बहुत खराब हो गई तो तुरंत ही देखो। इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि बहुत अच्छी चीजों पे और बहुत खराब चीजों पे नजर रहेगी। ठीक है, एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। ओके जी, चलिए बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि उन एक्टिविटीज को पहले नजर रखो जो आपके प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपके प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जिससे कि एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस में बहुत फर्क पड़ता हो। जैसे कि अगर मैं किसी पेरेंट से पूछूं, किसी फादर से पूछूं कि आपके पास अगर 100 रुपए है ना, तो वो आप क्या करोगे 100 रुपए का? तो फादर पता है हमेशा क्या कहेगा कि बेटा मैं ना पहले 20 रुपए आपके फूड में खर्च करूंगा, मतलब घर के खाने में होता रहे, 10 रुपए मैं बाकी एक्सपेंसेस में खर्च करूंगा, बेटा लगभग 30-40 रुपए आपकी पढ़ाई पे लगाऊंगा। ठीक है, तो कितना होगा? 30-40 और 50-60, बाकी के 20 रुपए मैं सेव कर लूंगा और बाकी के 20 रुपए मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अब ये क्या है? ये एक फादर की प्लानिंग है। सबसे जरूरी उसके लिए क्या था? फूड। तो यानी कि इंपॉर्टेंट चीजों पे पहले नजर रखेगा एक मैनेजर। इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यानी कि सबसे पहले किस पॉइंट को कंट्रोल करेगा? किस पॉइंट को कंट्रोल करेगा? जो क्रिटिकल होगा, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सीपीसी या केआरए बोल सकते हैं। और एक्सेप्शन किन चीजों पे जाएगी? नजर किन चीजों पे रहेगी? जो स्पेशली गुड हो या स्पेशली बैड हो। तो बेटा ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, रिवाइज करवा रहा हूं। डेविएशन को एनालाइज क्यों करना है, कैसे करना है, कंट्रोल लिमिट्स क्या है, सीपीसी, केआरए, प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि एमबीई। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डेविएशन के क्या कॉजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि करेक्टिव एक्शन कैसे लिया जाए, जो कि है हमारा प्यारा सा 5वां स्टेप। यहां पे आपको यह देखना होगा कि किस प्रकार से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। सबसे पहला आप गलतियों को सुधार कह सकते हो कि भैया आप सबसे पहले डेविएशन यानी कि जो कमी हो रही हो, मान लो कोई एम्प्लॉई है और वो काम ही नहीं कर रहा, उसी की वजह से सब नुकसान हो रहा है, तो पहले तो उसको समझाओ, ना समझे वार्निंग दो, तब भी ना करे निकालो, फिर उसको हटा दो। सिंपल सी बात है। एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा सोशल वेलफेयर करने के लिए तो ना बैठी है, उसको प्रॉफिट कमाना है। और अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो उसको हटाओ। एक एग्जांपल दिया मैंने कि जो चीज भी रास्ते की रुकावट पड़ रही है, ठीक है, उसको जो है बहुत समझाओ बुझाओ, लेकिन उसके बाद एक हद के बाद बाहर का रास्ता दिखाओ। स्टॉपिंग द रेपिटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर, कि भैया आगे ये प्रॉब्लम कभी ना आए, ऐसा फोकस करो कि आगे हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, एक्शन ले सकते हो ताकि लॉस को अवॉइड किया जा सके। जैसा मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू, केरला में लगभग हर साल तूफान आता है, लेकिन सरकार समुद्री तटों के इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही खाली करवा लेती है। यानी कि तूफान आएगा, लॉस भी होगा पर नुकसान कम होगा, नुकसान होगा पर कम होगा। घर टूटेंगे लेकिन लोग तो बचेंगे ना, उनका पैसा तो बचेगा ना। ठीक है, यानी कि आपको कुछ ऐसा करना है कि लॉस हो तो भी कम हो। एंड कुछ चेंजेस भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज आलसी बहुत हैं, तो सीसीटीवी लगवा दो, भैया नजर रखो उन पे कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमारा कंट्रोलिंग का चैप्टर खत्म होता है, तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप यहां तक पहुंचे हैं। और एक बात बच्चों सुनते जाना,
हमारा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसका भी लास्ट चैप्टर खत्म हुआ, हमारा पार्ट ए का लास्ट चैप्टर खत्म हुआ। और जहां तक मुझे सही लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर इस बात को कंफर्म करना कि कंट्रोलिंग तक ही हाफ ईयरली में आने वाला है। देन पार्ट बी के जो बाकी के 4 चैप्टर हैं वो अगले प्री बोर्ड या प्री बोर्ड 1 या 2 में आएंगे। तो बहुत जल्दी आपने देखा कि मैंने आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 पे बिना रुके बिना थके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझा दी हैं। आपके पार्ट की वीडियोस आज कंप्लीट होती हैं, आप इन प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा। मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट दिखा देता हूं कि वो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे कहां दिखेगी, एंड कॉमर्स अड्डा आपके लिए और क्या लेके आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना गूगल पे जाना है। आप अपने फोन में देख सकते हो कि आपको भाई यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यूट्यूब पे जाओ, ठीक है। और प्लेलिस्ट कहां मिल जाएगी ये बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाने का, एंड यहां पे देखो गए, ठीक है। ओके, ये क्या आ रहा है, क्लोज हो जाओ भाई, भैया न्यूज़ आने लगी गूगल खोलते ही। चलो इसको क्लोज कर ही देते हैं पहले हम लोग। हाँ, ये बेटा बंद नहीं हो रही, कोई बात नहीं। हम आते हैं यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं यहाँ पे यूट्यूब होम, एंड यहाँ पे टाइप करते हैं कॉमर्स अड्डा 24/7, ठीक है। कॉमर्स अड्डा 247 सर्च किया अपन ने। सर्च करने के बाद हम देखो ये चैनल पे गए, ये चैनल आ गया सीधे। चैनल पे जैसे ही गए तो चैनल पे जाते ही फिर हम लोगों को यहां पे दिखता है हमारी प्लेलिस्ट, ठीक है। चलो प्लेलिस्ट यहां पे आए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आते गए ये सारे टीचर्स की आपको यहां पे प्लेलिस्ट दिख रही है। मेरी प्लेलिस्ट थोड़ा और आगे जाओगे यहां पे दिख जाएगी, देख लेते हैं। अच्छा, ये क्लास 12th का आ गया, ये वन शॉट है, आप वन शॉट भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो वन शॉट सारे धीरे धीरे पढ़ना शुरू हो गए हैं। तो वन शॉट्स अगर आपको सारे लेक्चर्स एक बार में देखने हैं तो वन शॉट्स उसके लिए आपके पास हैं। वन शॉट के अलावा क्या आपको मैं दे रहा हूं, आपको मैं दे रहा हूं पार्ट्स की वीडियो, तो वो आपको देखो यहाँ पे मिलेगी। कितना आगे जाना पड़ेगा, ये देखो आ गया, देखो लिखा हुआ है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज हर्ष सर पार्ट वाइज, ठीक है। प्लेलिस्ट को व्यू करो एंड प्रॉपर तरीके से ये देखो सारी वीडियोस आपको यहां पे मेरी नजर आने वाली हैं। तो बेटा इस प्लेलिस्ट को जाके तुरंत कवर कर लो। हाफ ईयरली के लिए, बोर्ड्स के लिए प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है कॉमर्स अड्डा की तरफ से, सारे टीचर्स की है। अमन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, प्रिंस सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, गगन सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स आपको फुल फ्लैश तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। तो ये आप समझ लो कि भाई आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और समझ लेना यार, एक चीज और है कि अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है बहुत सारे ऐसे बैचेस जो बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं, एंड बोर्ड्स के पेपर नजदीक आते ही जा रहे हैं, एंड जरूरत है आपको अपनी अब कमर कस लेने की एंड माँ बाप के उस सपने को पूरा करने की जिसके लिए आप पिछले 14-15 सालों से नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते आए। एंड लास्ट में आके ना आपको कुछ ऐसा चाहिए कि हाँ यार, जिसके बाद आपको ऐसा लगे कि भाई अब जो मेरी खोज थी एक अच्छे ट्यूटर्स की, एक अच्छे एजुकेटर्स की और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जहां पे मुझे मॉक टेस्ट मिल जाए, जहां पे मुझे किताबें मिल जाएं, जहां पे मुझे कोई आए और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करवाए। तो बेटा ये हम लोग 24/7 आपके लिए लाए, क्लास 12th और क्लास 11th का बैच। आप समझो कि ऑल कोर्सेज पे जाना है आपको। यहां पे सामने दिख रहा है स्कूल K12, ठीक है। K12 पे क्लिक करिए, वहां पे आपको क्लास 12th में CBSE बोर्ड क्लास 12th आ जाएगा। आप क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स का इग्नाइट बैच ज्वाइन करना है। ध्यान रखना, इग्नाइट बैच वैसे तो बेटा कितने का था, 2999 का था, बट आप जब बाय नाउ पे क्लिक करोगे और कूपन कोड लगाओगे, कूपन कोड मांगेगा Y769, आप इस पे अप्लाई करते हो ना, तो ये बैच आपको पड़ जाएगा 2489 रुपए का, यानी कि 2490 रुपए का, ऑलमोस्ट 2500 रुपए का, ठीक है। एंड 2500 रुपए में आपको 3-4 टीचर्स प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाऊंगा, अमन सर पढ़ाएंगे, पूजा मैडम पढ़ाएंगी और शशांक सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। हाँ, तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स, तो भी आप इस Y769 का यूज करके इग्नाइट बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड ये जो समय है, ये समय को पहचानिए, समय से जगिए, समय से अपने आप के अंदर के टैलेंट को पहचानिए एंड माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए ना यार, ये अगर
आपको लेना पड़े बैच तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए खर्चा नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो माँ बाप ने जब बचपन से इतना पढ़ाया, तो अब लास्ट टाइम पे 25-26 रुपए के लिए हम क्यों पीछे रहें। ठीक है, तो आपको एक लेवरेज दिलाएगा ये बैच, आपको रेगुलर स्टडीज दिलाएगा, और सबसे बड़ी चीज है आपको अनुशासन में रखेगा ये बैच, क्योंकि लाइव क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे जो आपको ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। मैं खुद पढ़ाता हूं एंड आपको मेरे साथ लाइव जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मैं इग्नाइट बैच में देख पाऊंगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे आप वो दीजिए, इजाजत दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। ऐसे हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ। जय हिंद।